हेलो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर्स यानी कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में डिस्कस किया था। आपने देखा था कि किस प्रकार से स्पोरोजिनस सेल मास से माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। और अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट यानी कि नर युग्मकोद्भिद का निर्माण। अब मेल गैमेटोफाइट नर युग्मकोद्भिद क्या होता है? मेल गैमेटोफाइट नर युग्मकोद्भिद फ्लावर का वह पार्ट होता है जहां पर मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है। तो मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन कहाँ होता है? पोलन ग्रेन्स में। यानी कि जो मेल गैमेटोफाइट है ये पोलन ग्रेन्स होते हैं। तो आज हम पोलन ग्रेन्स को देखेंगे कि ये किस प्रकार से जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में बने थे उनसे पोलन ग्रेन्स कैसे फॉर्म होते हैं। तो जो पोलन ग्रेन्स होते हैं यही मेल गैमेटोफाइट होते हैं और इनमें ही जो प्लांट होते हैं इनके मेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है। मेल गैमीट प्लांट्स में हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक प्लांट स्पर्म्स होते हैं और इनका जो पोलन ग्रेन्स का निर्माण है इनका पोलन सैक में इनका फॉर्मेशन माइक्रोस्पोर से होता है। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार से एक माइक्रोस्पोर मदर सेल किस प्रकार से एक टेट्राएड के द्वारा किस प्रकार से 4 माइक्रोस्पोर्स को निर्माण करती है। तो ये मियोसिस डिवीजन हुई थी। मियोसिस डिवीजन से एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर्स का फॉर्मेशन हमने लास्ट वीडियो में देखा था। अब यही जो माइक्रोस्पोर्स हैं इनसे पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। तो पोलन ग्रेन के फॉर्मेशन में क्या होता है कि ये जो माइक्रोस्पोर्स है इनके का स्ट्रक्चर क्या है कि ये इस प्रकार से इनमें एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके अंदर साइटोप्लाज्म और एक न्यूक्लियस होता है। जो न्यूक्लियस है ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। ये पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके चारों ओर 2 प्रकार की मेम्ब्रेन्स का फॉर्मेशन हो जाता है। जो इसके जस्ट बाद जो मेम्ब्रेन होती है वो पतली होती है और स्मूथ होती है और ये कहीं से रप्चर्ड नहीं होती, ना ही इसमें कोई पोर्स पाए जाते हैं। मतलब ये कंटिन्यूअस होती है, सतत होती है और इसको हम कहते हैं, इस मेम्ब्रेन को अंतःचोल या इंटाइन। ये इसके बाद जो मेम्ब्रेन होती है वो मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस नहीं होती और ना ही इतनी थिक होती है और ना ही स्मूथ होती है। मतलब इसके जस्ट अपोजिट ये मेम्ब्रेन थोड़ी सी थिक होती है और ये जगह जगह पर इसमें पोर्स पाए जाते हैं, इसीलिए ये कंटिन्यूअस नहीं होती है। ये मेम्ब्रेन को हम कहते हैं एक्साइन या बायचोल। ये देखिए रफ होती है, ये थिक होती है और इसे हम कहते हैं एक्साइन। ये जो एक्साइन मेम्ब्रेन है कंटिन्यूअस नहीं होती, इसमें जगह जगह पर इस तरह से स्मॉल स्पोर्स पाए जाते हैं। अब ये जो मेम्ब्रेन हमने आपको बताई अंतःचोल, ये बनी होती है सेल्यूलोज एंड पेक्टिन की। यानी कि ये पेक्टोसेल्यूलोज की बनी हुई होती है। ये थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन
प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा और ये जो इंटाइन है, इंटाइन के बाहर जो मेम्ब्रेन होती है इसे कहते हैं बाह्यचोल या एक्साइन। जो एक्साइन है ये स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है, स्पोरोपोलिनिन। तो इस प्रकार से हमने देखा कि ये जो माइक्रोस्पोर्स 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स थे, एक माइक्रोस्पोर जो है वो एक पोलन ग्रेन में कन्वर्ट होता है। तो वाकई में जो ये पोलन ग्रेन्स हैं ये क्या है, माइक्रोस्पोर्स ही हैं, जिनकी आउटर सरफेस पर 2 मेम्ब्रेन्स डेवलप हो जाती हैं। जो अंदर की मेम्ब्रेन होती है इसे अंतःचोल या इंटाइन कहते हैं, ये सेलुलोज और पेक्टिन की बनी हुई होती है, जबकि जो बाह्यचोल होता है इसे एक्साइन कहते हैं, ये स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। ये स्पोरोपोलिनिन लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था, जब माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर बताया था कि ये जो टैपिटम लेयर है ये स्पोरोपोलिनिन को सिक्रीट करती है, ये स्पोरोपोलिनिन को सीक्रेट करती है। और जो स्पोरोपोलिनिन होता है ये एक बहुत ही प्रतिरोधक क्षमता वाला कार्बनिक पदार्थ है। अभी तक जितने भी कार्बनिक पदार्थ ज्ञात है उसमें ये सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस पावर वाला मटेरियल होता है और इसका जैव निम्नीकरण नहीं हो सकता। यानी कि अगर पोलन ग्रेन्स को किसी एसिड में डाला जाए या हाई टेम्परेचर में हो या डिफरेंट पीएच में ये जाए तो इनकी जो ये मेम्ब्रेन है ये मेम्ब्रेन उसमें गल नहीं पाती, घुल नहीं पाती और इसका जैव निम्नीकरण नहीं हो पाता। ये मेम्ब्रेन कंटिन्यूअस नहीं होती, अभी हमने आपको बताया, इसमें कुछ जगह पर इस तरह के पोर्स पाए जाते हैं। ये जो पोर है इन्हें कहते हैं जर्म पोर या जनन छिद्र, जनन छिद्र या जर्म पोर। ओके, अब ये जो जनन छिद्र है यहाँ पर ये स्पोरोपोलिनिन अब्सेंट होता है। अब आगे क्या होता है कि ये जो पोलन ग्रेन्स हैं अभी हमने आपको बताया कि इसमें मेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो पोलन ग्रेन्स हैं जब ये स्टार्टिंग में बनते हैं तो इसमें केवल एक न्यूक्लियस होता है जो कि हैप्लॉइड होता है, लेकिन जल्दी ही ये जर्मिनेट होने के लिए जो इसका न्यूक्लियस है वो इसी में बताते हैं। जर्मिनेट होने के लिए ये जो न्यूक्लियस है ये 2 केंद्रकों में बढ़ जाता है, यानी कि जो न्यूक्लियस है इसका डिवीजन हो जाता है। और ये डिवीजन कैसा होता है, ये माइटोटिक डिवीजन होता है। तो ये अभी एक न्यूक्लियस था, अब ये इस तरह से 2 न्यूक्लियस में, 2 इक्वल न्यूक्लियस में डिवाइड हो गया और ये डिवीजन कैसा हुआ, माइटोटिक डिवीजन। अब ये क्या होता है कि जो माइटोटिक डिवीजन होने के बाद यहाँ पर एक वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है और इस तरह से एक सेल ये डेवलप हो जाती है और एक सेल ऊपर डेवलप हो जाती है। जो ये नीचे सेल डेवलप हुई इसे हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव सेल या जनन कोशिका, जनन कोशिका, क्योंकि ये जनन में भाग लेती है। रिप्रोडक्टिव सेल जो कि छोटी होती है और जो ये बड़ी कोशिका होती है इसको हम कहते हैं वर्धी कोशिका, वर्धी कोशिका, वेजिटेटिव सेल, ये जो वेजिटेटिव सेल होती है इसका जो साइटोप्लाज्म है ये बहुत डेंस साइटोप्लाज्म भरा होता है जो न्यूट्रिटिव मटेरियल से पूरी तरह से भरा हुआ होता है। इसमें काफी मात्रा में न्यूट्रिटिव मटेरियल्स पाए जाते हैं। जो वेजिटेटिव सेल है इसको हम ट्यूब सेल भी कहते हैं, वेजिटेटिव सेल या ट्यूब सेल। ट्यूब सेल, ट्यूब सेल हम क्यों कहते हैं, क्योंकि जो इसकी बाहर की मेम्ब्रेन है ये यहाँ पर ये पोर्स होते हैं। तो जो ये जो ट्यूब सेल है इसका जो न्यूक्लियस है ये वो, और जो ट्यूब सेल है ये एक ट्यूब का फॉर्मेशन इस पोर में से होके करती है। जो जब पॉलिनेशन होता है और जर्मिनेशन होता है पोलन ग्रेन्स का तो एक ट्यूब का
फॉर्मेशन होता है जो कि इसी पोर से, जर्म पोर से होकर के निकलती है। और वो फॉर्मेशन कौन सी सेल करती है? ये वेजिटेटिव सेल, जिसे हम ट्यूब सेल भी कहते हैं। और इसका जो न्यूक्लियस है, इसीलिए इस न्यूक्लियस को हम वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी कहते हैं या ट्यूब न्यूक्लियस भी कहते हैं। जबकि ये जो सेल है ये जनन कोशिका है और इसका काम होता है मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन। तो अब मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है कि ये जो पहले तो ये क्या है कि ये सेल जब स्टार्टिंग में बनती है तो नीचे की ओर होती है, लेकिन कुछ समय के बाद ये जो सेल है ये ऊपर आके ये जो बड़ी ट्यूब सेल है इसमें फ्लोट होना स्टार्ट कर देती है। मतलब इसमें ये इस तरह से तैरने लगती है। ये देखिए ये है, अब ये है जनन कोशिका जो कि जो वेजिटेटिव सेल थी इसके साइटोप्लाज्म में अब ऊपर की ओर तैर रही है। अब इसमें क्या होता है, हमने जैसे आपको बताया कि मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो सेल है इसका जो गैमीट है वो, इसका जो न्यूक्लियस है वो इस तरह से दो भागों में बंट जाता है और दो भागों में बंट करके ये इस प्रकार जो है दो मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन कर लेता है। तो ये जो दो मेल, तो ये क्या होता है कि ये जो अभी जो सेल है ये टू सेल्ड स्टेज है। तो ज्यादातर इसको हम जब इस स्टेज को हम कहेंगे टू सेल्ड स्टेज। तो जो 60% एंजियोस्पर्म्स प्लांट्स हैं उनका जो ये पोलन ग्रेन्स बनने के बाद टू सेल्ड स्टेज में ही एंथर से बाहर मुक्त हो जाते हैं। ये इसमें क्या होता है कि ये जो जब ये इसके अंदर देखिए ये इस तरह से ये पोलन ग्रेन्स इसमें ये पोलन ग्रेन्स है, ये माइक्रोस्पोर्स थे जो कि पोलन ग्रेन्स में अब कन्वर्ट हो गए हैं और टू सेल्ड स्टेज में ही ये बाहर लिबरेट हो जाते हैं, यानी कि मुक्त हो जाते हैं। इसको देखेंगे कि किस तरह से एंथर वॉल है रप्चर होती है और किस तरह से ये बाहर फ्री होते हैं। तो ये जो वॉल है जब ये एंथर मैच्योर हो जाता है तो मैच्योर होने पर जो इसकी मिडिल लेयर है और टेपिटम है, मिडिल लेयर और टेपिटम इसकी नष्ट हो जाती है। और जो यहाँ हमने आपको बताया था कि ये जो पॉइंट है ये कौन सा पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, ये और ये वो पॉइंट है जहां से जो एंथर है वो रप्चर होता है और ये पोलन ग्रेन्स जो है बाहर आते हैं। तो ये यहाँ से ये रप्चर हो जाता है। यहाँ पर जब एंथर मैच्योर होता है तो इसमें पानी की कमी हो जाती है ये वॉल्स में, और पानी की कमी होने से जो एंडोथीसियम है इस पर एक प्रेशर पड़ता है, ये सिकुड़ती है, एक प्रेशर पड़ता है और यहाँ इस साइड से जिसे स्टोमियम कहते हैं ये वॉल रप्चर हो जाती है और इस प्रकार से पोलन ग्रेन्स बाहर फ्री हो जाते हैं। ये पोलन ग्रेन्स इस प्रकार से बाहर फ्री हो गए। सेम कंडीशन यहाँ होती है, इस तरफ भी कि पोलन ग्रेन्स ये मेम्ब्रेन के रप्चर होने से जो टेपिटम लेयर है वो नष्ट हो जाती है, मिडिल लेयर है वो नष्ट हो जाती है और एंडोथीसियम यहाँ से पानी की कमी के कारण सिकुड़ती है और फट जाती है और ये जो पोलन ग्रेन्स है वो इस प्रकार से बाहर आ जाते हैं। तो ज्यादातर पौधों में जो पोलन ग्रेन्स है वो टू सेल्ड स्टेज में ही बाहर आ जाते हैं 60% प्लांट्स में। लेकिन 40% प्लांट्स में क्या होता है कि टू सेल्ड स्टेज के बाद 3 सेल्ड स्टेज आती है और उस 3 सेल्ड स्टेज में ही ये पोलन ग्रेन्स जो है वो बाहर फ्री होते हैं या एंथर से बाहर आते हैं। ये था इसका ट्यूब न्यूक्लियस और जो इसका ये जनन कोशिका है ये इस प्रकार से दो मेल गैमीट्स में कन्वर्ट हो जाती है। और अब ये जो पोलन ग्रेन्स हैं इनमें 3 सेल्ड होती हैं, इन्हें 3 सेल्ड स्टेज कहते हैं। ये हैं मेल गैमीट्स, मेल
गैमीट्स। तो इस प्रकार से जो 40% प्लांट्स हैं उसमें 3 सेल्ड स्टेज में पोलन ग्रेन्स मुक्त होते हैं या एंथर से बाहर लिबरेट होते हैं। डिहिशन ऑफ एंथर के बाद ये बाहर आते हैं। तो ये आपने देखा कि किस प्रकार से जब ये सर्कुलर स्ट्रक्चर है माइक्रोस्पोरेंजियम, यंग एंथर में हम इन्हें माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं, और जब इनमें ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बन जाती है तो फिर मैच्योर एंथर में इन्हें हम पोलन सैक कहते हैं, और इन्हीं पोलन सैक में पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन ये माइक्रोस्पोर्स से होता है। माइक्रोस्पोर्स के बाहर इस तरह से बॉल्स बन जाती हैं और अब इनको हम पोलन ग्रेन्स कहते हैं। पोलन ग्रेन्स में 2 सेल्स पाई जाती हैं, एक बड़ी सेल और एक छोटी सेल। जो न्यूक्लियस है, जब ये माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन बनते हैं तो इनमें केवल एक ही न्यूक्लियस होता है, लेकिन जल्दी ही ये न्यूक्लियस माइटोटिक डिवीजन, समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 न्यूक्लियस में चेंज हो जाता है। न्यूक्लियस का डिवीजन तो इक्वल होता है, लेकिन जो साइटोप्लाज्म का डिवीजन है ये असमान होता है, इसीलिए एक बड़ी कोशिका बनती है और एक छोटी कोशिका बनती है। ये जो स्टेज है इसे हम 2 सेल्ड स्टेज कहते हैं। 60% प्लांट में 2 सेल्ड स्टेज में पोलन ग्रेन्स लिबरेट हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं, जबकि 40% प्लांट्स में ये जो जनन कोशिका है ये 2 मेल गैमीट्स में माइटोटिक डिवीजन के द्वारा 2 मेल गैमीट्स का फॉर्मेशन करती है, और इसे हम 3 सेल्ड स्टेज कहते हैं। 3 सेल्ड स्टेज, 3 सेल्ड स्टेज। तो 40% प्लांट्स में 3 सेल्ड स्टेज में पोलन्स बाहर निकलते हैं। अब जो ये पोलन्स हैं इनकी स्टडी ऑफ पोलन्स इनको कहते हैं पैलेनोलॉजी। पोलन्स की स्टडी पैलेनोलॉजी कहलाती है, और कुछ पौधों के पोलन्स एलर्जी भी उत्पन्न करते हैं, और इन जो पोलन्स हैं जब ये हवा में मुक्त होते हैं, हवा में इनका प्रसार होता है, तो सांस के द्वारा ये हमारे शरीर के अंदर जाते हैं, और कुछ लोगों में इनसे एलर्जी उत्पन्न होती है, उन्हें दमा, अस्थमा और कई प्रकार के श्वसनीय विकार उनमें उत्पन्न होते हैं। जो पोलन एलर्जी है उसे हम हे फीवर कहते हैं। पोलन इसको हे फीवर कहा जाता है। जो पोलन ग्रेन्स होते हैं इनका न्यूट्रिटिव सप्लीमेंट की तरह से भी यूज होता है, क्योंकि ये जो पोलन्स हैं ये एडिबल होते हैं। एडिबल होने के कारण, यानी कि ये खाने योग्य होते हैं, एडिबल होने के कारण इनका न्यूट्रिटिव सप्लीमेंट्स की तरह यूज होता है। जो खिलाड़ी हैं, धावक हैं, एथलीट्स हैं, वो सिरप और टैबलेट्स के रूप में ये पोलन टैबलेट्स और पोलन सिरप्स मिलते हैं। कई ब्रांड्स इनको मार्केट में देती हैं, और उनके सेवन से ऐसा विश्वास है कि खिलाड़ियों की और धावकों की क्षमता में वृद्धि होती है। तो ये एक न्यूट्रिटिव सप्लीमेंट्स की तरह भी यूज होते हैं। इसके अलावा जो पोलन्स होते हैं ये हमने आपको बताया कि एलर्जी उत्पन्न करते हैं। तो एक उसका उदाहरण है पार्थेनियम ग्रास। एक वीड होती है जो गेहूं के द्वारा, बाहर से गेहूं जब आयात होके आया तो उसके साथ इंडिया में आ गई, और ये जो है बहुत ज्यादा एलर्जी उत्पन्न करने वाली एक ग्रास का ये एग्जाम्पल है। ज्यादातर जो पोलन एलर्जी है वो स्प्रिंग के सीजन में और गर्मियों के प्रारंभ होने के समय, जब पोलन्स के लिबरेशन का समय होता है, उस समय ये एलर्जी ज्यादा होती है। अब ये जो पोलन्स हैं इनका एक लाइफ स्पेन होता है। लाइफ स्पेन मतलब कि ये जो पोलन्स हैं जब ये परागकोश से मुक्त होते हैं तो उसके बाद कुछ समय तक इनकी अंकुरण क्षमता इनमें रहती है, और कुछ समय के बाद अगर ये जर्मिनेट ना हो पाए तो इनकी अंकुरण क्षमता नष्ट हो जाती है। और ये गेहूं और धान, ये इनमें इनकी गेहूं, धान, इनमें
30 मिनट्स तक ही इनकी अंकुरण क्षमता रहती है। वहीं रोजेसी कुल के पौधे जैसे गुलाब है, लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे जैसे कि चना है, दूसरी मटर हैं, दालें हैं, और सोलेनेसी कुल के पौधे जैसे टमाटर हैं, आलू हैं, बैंगन हैं, इनमें क्या है कि कई महीनों तक पराग कणों में जैव क्षमता यानी कि अंकुरण की क्षमता रहती है। अब कुछ पौधों में क्योंकि ये काफी जल्दी नष्ट हो जाते हैं, तो जिस प्रकार से हम बीजों को संरक्षित करके बीज बैंक बनाते हैं, उसी प्रकार से पोलन बैंक्स का भी फॉर्मेशन किया जाता है और वहां पोलन्स को सुरक्षित रखा जाता है। तो पोलन्स को सुरक्षित रखने के लिए द्रव नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर पोलन्स को प्रिजर्व करके रखा जाता है, जो कि बाद में फसल प्रजनन कार्यक्रम में उपयोग में लाए जा सकते हैं। तो आज आपने जाना फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट यानी कि पोलन ग्रेन्स का किस प्रकार से फॉर्मेशन होता है, पोलन का क्या स्ट्रक्चर होता है, और किस प्रकार से एंथर के रप्चर होने पर किस प्रकार से ये पोलन ग्रेन्स बाहर मुक्त होते हैं और पॉलिनेशन की क्रिया करते हैं। जो पॉलिनेशन की क्रिया है उसे हम बाद में पढ़ेंगे। उससे पहले अगले वीडियो में हम जानेंगे फीमेल स्ट्रक्चर पिस्टिल के बारे में।